नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज भाजपा के दो बड़े दिग्गज नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में पहुंची। जबलपुर के बाद एमपी की अपनी दूसरी चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची प्रियंका ने इलाकाई संवाद कम किया, बल्कि निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ज्यादा रखा। महंगाई, बेरोजगारी, संपत्तियों के निजीकरण और उद्योगपतियों से दोस्ती के कांग्रेस के पुराने एजेंडे के इर्द गिर्द ही उन्होंने अपने भाषण को रखा। विपक्षी दलों के गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि कैसे कैसे वरिष्ठ नेताओं को प्रधानमंत्री चोर कह देते हैं। शिवराज भी उनके निशाने पर रहे। पटवारी भर्ती घोटाले से लेकर लाडली बहना योजना तक उनके भाषण के केंद्र में रहा। कर्नाटक की तरह उन्होंने भी कुछ गारंटियां यहां गिनाई, जिनमें महिलाओं को 1500 रुपये महीने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, किसान कर्ज माफी का उनका पुराना ट्रम्प कार्ड और 100 यूनिट बिजली फ्री वाला। उन्होंने सब घोषणाएं अपने भाषण में शामिल रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में इस गारंटी पर पहले ही तंज कर चुके हैं और विस्तारित भी कर चुके हैं कि कांग्रेस की गारंटी और भाजपा की गारंटी में फर्क क्या है। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि किसकी गारंटी वोटर के मानस में पैबस्त होगी, नंबर 1। नंबर 2, क्या प्रियंका गांधी उन सारे मसलों को एड्रेस कर गई जिसका एमपी के चुनाव से वास्ता है, यानी आज की रैली मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में कितनी सफल कही जाएगी। नंबर 3, ग्वालियर चंबल इलाके के 8 जिलों की 34 सीटों में से कितनी सीटों पर आज के भाषण का प्रभाव पहुंचा होगा, और यह भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आखिर सॉफ्ट क्यों थी प्रियंका गांधी। करेंगे इन तमाम मसलों पर चर्चा और एक खास पैनल के पास लेकर जाएंगे सारे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मैं आज ग्वालियर चंबल में आई के बड़ी खुशी भई। मैं पहले भी पीताम्बरा मैया के दर्शन को आई हती। मैं बचपन में तुम्हारे क्षेत्र की वीरता और साहस की कहानियां पतो। जब भी किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को किसी प्रदेश की जनता के साथ तादात्म्य बनाना होता है तो वो उन्हीं की भाषा में बात करके लोकल कनेक्ट करता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यही किया। उसके बाद आई बारी अपनी पार्टी की जनहितैषी छवि दिखाने की। प्रियंका ने आज ग्वालियर के अपने भाषण में पहले तो यही कहा कि वे नकारात्मक बातें नहीं करेंगी, सिर्फ जनता के मसले पर ही बात करेंगी। बोली कि मैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं बोलूंगी। हालांकि इसके उलट उन्होंने अपने भाषण में मोदी से लेकर शिवराज तक को अपने निशाने पर लिया। पटवारी भर्ती घोटाले से लेकर लंबे वक्त तक की सत्ता ने उन्हें अहंकारी बना दिया है तक सब कुछ उन्होंने कहा। अलबत्ता सिंधिया के लिए उनका रुख उतना सख्त नहीं दिखा। प्रियंका ने कर्नाटक की तरह यहाँ भी कुछ गारंटियां गिनाई कि यदि उनकी सरकार आई तो क्या मिलेगा जनता को। जाहिर है कि इसमें शिवराज सिंह चौहान की सबसे महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना का जिक्र तो आना ही था। मेरी बहनों के खातों में हर महीने सीधे 1500 रुपए डाले जाएंगे। जो गैस का सिलेंडर आज आपको 1000 रुपए से कम में नहीं मिल रहा है, आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। 100 यूनिट बिजली आपको माफ होगी, मुफ्त में मिलेगी, और 200 यूनिट पर बिजली बिल आधी की जाएगी। जो किसानों के कर्ज माफ करने का काम हमने 2018 में शुरू किया था, वो नई सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो उसे पूरा करेगी। प्रियंका गांधी की ग्वालियर चंबल इलाके में रैली के मायने भाजपा बहुत बेहतर तरीके से समझती है। उसे पता है कि पिछली बार यहां की 34 सीटों में से उसके हिस्से क्या आया था। तय था कि भाजपा प्रियंका के हर मूव पर बारीक नजर रखती। भाजपा ने प्रियंका का भाषण शुरू होने के पहले ही उनकी गतिविधियों को लेकर सोशल मीडिया में आक्रामक कैंपेन चला रखा। भाजपा की राय में प्रियंका का दौरा कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि उन्हें गंभीरता से किसी ने लिया नहीं।
प्रियंका गांधी पर जनता ने मैंडेट उत्तर प्रदेश के चुनाव में दे दिया है, जहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा विफल हो गया था। और ग्वालियर में भी क्या हुआ, उस लड़की ने ना तो राजस्थान में हो रहे बलात्कारों पर लड़ाई की और ना ही कांग्रेस के द्वारा किए गए पहली वादा खिलाफी पर कुछ कहा। तो ऐसे में प्रियंका गांधी मूलतः विफल साबित हुई हैं और ये उनका जो फ्लॉप शो था वो जनता के सामने है। ग्वालियर आते ही सभा से पहले प्रियंका रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित यूं ही करने नहीं गईं, बल्कि उसके भी राजनीतिक मायने थे। कांग्रेस के पास बड़ा संकट यह है कि ग्वालियर चंबल इलाके में भाजपा के मुकाबले कोई दमदार चेहरा नहीं है और यही इलाका सरकार बनाने का प्रवेश द्वार भी है, क्योंकि मालवा निमाड़ के बाद सबसे ज्यादा सीटें यहीं। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला, ये उपाध्यक्ष मीडिया सेल कांग्रेस के। अवनीश जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है सनवर पटेल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सनवर जी का भी, अवनीश जी का भी। और तीसरे मेहमान है पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सतीश एलिया, सतीश जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अवनीश जी से। आज का एजेंडा उन्हीं के पार्टी के इर्द गिर्द था। अवनीश जी, आपको लगता है कि वो तमाम मुद्दे जो मध्य प्रदेश के वोटर के लिए बहुत निहायत अनिवार्य हैं, उन सबको एड्रेस किया प्रियंका जी ने? सबसे खास बात है आज एक जो अच्छी बात प्रियंका जी ने बोली और कांग्रेस पार्टी करती भी है कि हम लोग सकारात्मक राजनीति पर ध्यान देते हैं, हम वही राजनीति को फॉलो करते हैं। प्रवीण जी, आप ये देखें कि हम कभी नकारात्मक राजनीति नहीं करते, बल्कि हम हमेशा जनहित के मुद्दे लेकर आते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आते हैं। इनके भी मोदी जी, अमित शाह जी आ रहे, लेकिन आपने देखा अधिकतर वो अपनी खुद की बैठकों, खुद की पार्टियों और कई सारे इवेंटों में फंस कर रह जाते हैं। आज प्रियंका जी ने मुझे लगता है मध्य प्रदेश के हर मुद्दे को एड्रेस किया जिससे कि जनता कहरा रही है, चाहे वो भर्तियों में घोटाला हो, पटवारी भर्ती घोटाला जैसे मुद्दे हो, या महंगाई का मुद्दा हो, या बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, खासकर किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, किसान कर्ज माफी से जुड़ा मुद्दा हो, या महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो। भारतीय जनता पार्टी वालों का अधिकार है, वो कह सकते हैं कि साहब ये लोकल मुद्दे नहीं है, ये वो मुद्दे नहीं है। लेकिन रवि जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मूल मुद्दे मध्य प्रदेश में आज की तारीख में महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा है। आदिवासियों के साथ जिस तरह से मारपीट, हत्याएं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मूल मुद्दे हैं। और रवि जी, एक बड़ी विनम्रता से मैं कहूंगा, मैं सुन रहा था आपके निर्देश में कि सर हमारे पास मतलब ग्वालियर क्षेत्र में बड़ा नेता नहीं, तो मैं निवेदन करूंगा जो बड़ा नेता आज भाजपा के पास है वो हमारी नर्सरी से निकला है। और अगर ऐसा है तो हम 57 साल बाद ग्वालियर का महापौर का चुनाव नहीं जीतते। जब तक वो बड़ा चेहरा हमारे पास था हम नहीं जीत पाए प्रवीण जी। आप देखें, बाकी डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष है, वो स्टेट का मुझे लगता है बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक बड़े चेहरे। ठीक है, सनवर पटेल जी को इन कर लेते हैं। सनवर जी, आपने आज की मैं मतलब बीजेपी तो खैर मोटे फ्रेम का चश्मा लगा के आज सब नहीं देखा होगा कि प्रियंका आखिर बोल क्या रही हैं या उनकी गतिविधियां क्या हैं। आपकी ग्वालियर रैली को लेकर टिप्पणी क्या है? देखिए प्रवीण जी, बहुत ही स्पष्ट है कि कांग्रेस की बात पर अब मध्य प्रदेश की जनता भरोसा करने वाली नहीं है। 15 साल तक घोषणाओं से काम चलाने का प्रयास किया, नहीं चला, तो वचन पत्र लेकर आए और जब वचन पत्र के 973 वचन में से एक वचन पूरा नहीं किया, त्राहिमाम महाकार मच गया, तो गारंटी योजना लेकर आए। अब ये गारंटी योजना असल में झूठ की गारंटी है, ये घोटालों की गारंटी है। आज प्रियंका जी ने आकर बातें कही, उन्होंने कहा 5 से हम 6 गारंटी कर देते हैं। आप जवाब दीजिए कि आपने कांग्रेस के शासन में इसमें से क्या किया? 2003 के पहले क्यों सड़क नहीं थी, क्यों बिजली नहीं था, क्यों पानी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, गारंटी की बातें करते हैं। 15 माह की सरकार में आपने क्या किया? आपको पूछना चाहिए था कांग्रेस से कि 15 माह की सरकार के पहले जो आपने वचन पत्र दिया था 973 वचनों का। आऊंगा जी, आऊंगा, बात पूरी जो आपने राहुल गांधी जी आए थे और मंदसौर के पिपलिया मंडी में आपने 1 से 10 तक की गिनती सिखाई थी हम मध्य प्रदेश वासियों को, क्या वो 2 लाख रुपए का कर्ज एक भी आदमी का माफ हुआ है? पूछना चाहिए था। मतलब आपकी नजर में क्या, अगर आपसे मार्किंग कराऊं आउट ऑफ 10 तो कैसी थी आज की रैली? देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस को यहाँ 0 मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजयी होगी। ऐतिहासिक। अवनीश जी आऊंगा, अवनीश जी मैं आप जवाब देना चाह रहे हैं। मैं एक सतीश जी बहुत देर से हमारे साथ है, इनके तुरंत बाद आपके पास आता हूँ।
सतीश जी, आपको लगता है कि यही मुद्दे जिन जिन पर उन्होंने एड्रेस किया 6 अपनी गारंटी बताने के बाद, आज उन्होंने हालांकि एक क्षेपक लगाया था कि मैं नकारात्मक बात नहीं करूंगी, तो बहुत सारे सिंधिया जी को छोड़ दिया उनने, नरेंद्र तोमर साहब को छोड़ दिया, वो इलाका उन्हीं दोनों के नाम से इन दिनों बीजेपी में पहचाना जा रहा है, उन पर कोई हमले नहीं किए, जबकि दोनों पे बहुत सारे एजेंडे थे, दोनों के दिल्ली के बड़े नेता, मतलब देश के बड़े नेता हैं, दिल्ली से भी उनकी पृष्ठभूमि है। तो आपको लगता है सारे वो मुद्दे एड्रेस कर गई वो जिनसे वोट आ सकता है इनकी तरफ? देखिए, बहुत साफ है, अगर आप ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या कांग्रेस के पक्ष में कोई सभा कर रहे हैं या रैली कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सिंधिया वाला मामला जरूर उनको उठाना चाहिए था। क्योंकि हम टेलीविज़न की डिबेट्स में मैं भी कई बार ये बात सुनता हूँ, कांग्रेस के नेता जो रहते हैं डिबेट्स में, और लगातार बातचीत पोस्टर लगे थे, वो हमेशा गद्दार सब लिखा था, सिंधिया की बात करते हैं, वो गद्दारी की बात करते हैं, और तमाम, और सिंधिया जी तो प्रियंका वाड्रा और सिंधिया जी दोनों एक बराबर की भूमिका में उत्तर प्रदेश के चुनाव में रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में दोनों के पास जिम्मा था, और उसके बाद सिंधिया जी के रहने से या प्रियंका जी के रहने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को क्या फ़ायदा हुआ था, नुकसान हुआ था, वो हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है या कांग्रेस का जो स्थानीय नेता है, या प्रदेश स्तर का नेता है, खास तौर पे, वो जो लगातार सवाल उठा रहा है, सिंधिया जी के गद्दार कह रहा है उनको, उनके इतिहास की बात कर रहा है, और जो लक्ष्मीबाई की समाधि पे जाना भी एक तरह से यही उसी दिशा में बात उठाने का प्रयास है वो। लेकिन आप सभा में उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, जो कि प्रश्न आपने भी उठाया, तो ये स्वाभाविक प्रश्न है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो इसका नियतार्थ पूछा ही जाएगा। रही बात गारंटी वाली बात, तो ये तो लगातार कमलनाथ भी बार बार कह रहे हैं, और कांग्रेस का जो टिकट का दावेदार कार्यकर्ता है या जो पदाधिकारी है, वो भी गारंटी पत्र भरवा रहा है सब जगह। तो वो इन्होंने जो गारंटियों की बात कही है, तो ये तो पहले से जमीन में है और पहले से प्रचार में भी है, कोई नई बात वो अब नहीं रही है कि हम कांग्रेस आएगी तो हम इतना देंगे इतना देंगे, तो वो कोई नई बात नहीं है। सतीश जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी यही लाइन ले रहे हैं, और जो आप जवाब देना चाहते थे सनवर जी का, वो भी बोलिए। देखिए, पहले तो मैं सतीश जी की बात का विनम्रता से उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। सतीश जी वाकई बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन प्रवीण जी, एक बात है, देखिए, सिंधिया जी के विषय में कांग्रेस पार्टी में लगता है पूरा मध्य प्रदेश का पूरा लीडरशिप काफी कुछ कह चुका है, चाहे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी हो, या गोविंद सिंह जी हो, या जीतू पटवारी जी हो, हम सभी लोग बोलते हैं। और जहां तक आज प्रियंका जी राष्ट्रीय नेता है, वो रोज रोज मध्य प्रदेश की भूमि पर नहीं आती। आज अगर वो आई, मुझे लगता है कुछ सकारात्मक बोलना चाहिए। और सिंधिया ठीक है, भाजपा के लिए बहुत बड़े नेता होंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं प्रवीण जी, गांधी परिवार के लिए प्रियंका जी, सोनिया जी या खड़गे साहब के लिए, राहुल जी के लिए बहुत बड़े नेता नहीं है। या यूं कहें कि वो उनके घर के सदस्य की तरह रहे, परिवार की तरह रहे, दोस्त की तरह रहे। लेकिन जो काम उन्होंने किया है, देखिए प्रवीण जी, इस तरह की बातों में नहीं कहा जाता कई सारी चीजें। ठीक है, सिंधिया जी आज भाजपा में है, एक ऐसा उनको विभाग दे दिया गया जिसके सारे एयरक्राफ्ट बिक चुके, तो सिंधिया जी अपने आप में खुश रहे। मुझे लगता है जितना कहना था प्रियंका जी ने उतनी उनके ऊपर टिप्पणी की, इससे ज्यादा। ठीक है, सनवर जी की बात का भी जवाब दे दीजिए, तो फिर जल्दी से दूसरे कद नहीं है, इससे ज्यादा प्रियंका जी सिंधिया जी के बारे में बोले, जितना कद है सिंधिया जी का उतना प्रियंका जी ने बोल दिया। सनवर जी जो बात कह रहे थे, आप उनकी बात के जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से वो बात भी पूरी कर लीजिए, तो फिर मैं इनके पास जाऊं। मैं सर इतना कहना चाह रहा था, जो बार बार बात आ रही है कि प्रियंका जी को कोई सीरियसली नहीं लेता, या इनको जीरो मिलेगा, या मतलब असफल, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद है। आप हमेशा गांधी परिवार पर, राहुल जी, प्रियंका जी पर सवाल खड़े करते हैं, और आपकी राजनीति की शुरुआत ही वहीं से होती है, बेसिकली मोदी जी की तब से। लेकिन आप कहते हैं कोई सीरियसली नहीं लेता, तो मुझे लगता है साहब भाजपा को कोई डॉक्टर को सनवर जी दोनों में क्या है? सनवर जी, दोनों चीजें वो कह रहे हैं कि अगर आप सीरियसली नहीं लेते, तो ऐसे ध्वनित हुआ उनकी बात से कि इसीलिए उन्होंने सिंधिया जी को सीरियसली नहीं लिया, वहां पे तोमर साहब को सीरियसली नहीं लिया। देखिए प्रवीण जी, हम डेमोक्रेसी में जब काम करते हैं, समाज क्षेत्र में काम करते हैं, तो जनता तय करती है कि किसको सीरियस लिया, किसको सीरियस नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लॉन्चिंग की थी, उन्होंने नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और जो हाल हुए, जमानतें नहीं बच पाई पूरे यूपी में, तो जनता ने बता दिया कि किसको कितना सीरियस लेना है। क्योंकि आखिरी में तो जनता ही सर्टिफिकेट देती है कि कौन नेता सीरियस लिया जाना चाहिए, कौन नहीं लिया जाना चाहिए। और अगर आपने लड़की हूं, लड़ सकती हूं बोला है, आप अपने स्टैंड पर कायम है, तो क्या आप वहीं बोलेंगे जहां
कांग्रेस की सरकारें नहीं है, अन्य दलों की सरकारें हैं, वहां बेटियों के लिए बात करेंगे। और जहां आपकी सरकारें हैं वहां आप मौन व्रत धारण कर लेंगे। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं राजस्थान के बारे में? जरूर। आज राजस्थान के एक मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री ने ये कहा कि हमको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, आज हमको अपना घर ठीक करना चाहिए। तो प्रियंका जी क्यों नहीं बोल पा रही है? ठीक है, प्रियंका जी को बोलना चाहिए। ठीक है। वो सतीश जी महंगाई को पर बात करती है, एक बार सतीश तो जी वो को इन क्यों नहीं करते हैं। कहती है? ठीक है, आपकी वो मोटी क्यों बात नहीं कहती मोटी कि बात पूरी ले राजस्थान ली सनवर जी। एक बार सतीश जी को इन सर्वाधिक करते हैं। पेट्रोल महंगा है। आऊँगा आप आपके दोनों के पास ही आऊँगा, बहुत वक्त है अभी अपने पास। सतीश जी, 2-3 चीज़ें हैं इस पूरे मसले को लेकर कि ये ठीक है, इससे मैं सहमत हो सकता हूँ आंशिक तौर पर कि राष्ट्रीय नेता आता है, मोदी जी भी आते हैं, तो उन्होंने कमलनाथ का नाम भी नहीं लिया था, तो वो थोड़ा एक मेंटेन करके चलते कि भाई राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करें, हमें रोज़ रोज़ नहीं आना है, जैसा वाला भाव जो अवनीश जी कह रहे थे। लेकिन ट्राइबल एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर दोनों पार्टियों के लिए। आप देखिए कि पूरा श्रम और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं, माफ़ कीजिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्बाद क्यों करेंगे, तो दोनों श्रम और समय दोनों वहाँ पर झोंक रहे हैं ट्राइबल के लिए। ट्राइबल पे बहुत ज़्यादा कुछ उनने बोला नहीं, मतलब एमपी की सीट इतनी ज़्यादा मैंने बारीकी से उनके भाषण सुना, बहुत डिटेलिंग नहीं की ट्राइबल के मसले पे, जनरलाइज बोल दिया कि भाई महिलाओं के साथ ऐसा होता है, आदिवासियों के साथ ऐसा होता है। ये आपको लगता है कि पूरा चुनावी जो टीजी है उसे एड्रेस कर गई है? देखो, आपका कहना सही है, और ग्वालियर चंबल में भी बहुत सारा इलाका ऐसा है, खासकर शिवपुर वगैरह का, जो आदिवासी अंचल है, और वो वहाँ जनजातीय आबादी काफ़ी संख्या में वो रहती है। हो सकता है, कई बार क्या होता है कि जिसको बुंदेला जी जैसे करें कि राष्ट्रीय नेता जब आते हैं तो उनको जो स्थानीय नेता जो होते हैं, प्रदेश स्तर के जो नेता होते हैं, वो उनको ब्रीफ करते हैं कि आपको ये बोलना है। जैसे उन्होंने वहाँ की लोकल की बोली में शुरुआती भाषण उनका दिया। मुझे लगता है ये भी एक तरह से मोदी जी का ही यूएसपी है। वो जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ की भाषा में कन्नड़, तमिल लोकल की होती है तो वो बोलते हैं, और ये एक अच्छा भी रहता है, जनता को अच्छा लगता है, जाता है, एक टच बनता है, बहुत अच्छा भी लगता है ये। और उनके मुंह से वो उन्होंने जो पढ़ा अच्छा लगा, क्योंकि कोई दिल्ली से आता है और उस तरह के माहौल में जब पला बड़ा होता है, और वो जब हम आप अभी नहीं बोल पाते, हाँ, लोकल की बोली जब बोलता है तो अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे अच्छा लगता है, तो कनेक्ट करने की कोशिश। लेकिन आदिवासियों का मुद्दा, आपका कहना सही है कि उस अंचल में भी आदिवासियों का एक बड़ी आबादी है, वो उसको मुद्दे को उठा सकती थी। हालांकि एक आदिवासी अंचल में पहले वो एक कार्यक्रम कर चुकी हैं, तो हो सकता है मध्य प्रदेश के नेताओं ने उनको उस तरह की स्क्रिप्ट उनको दी हो कि उस तरह से बोलना है, ये मुद्दे उठाने हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि लोकल के लोग इनपुट देते हैं, या जो वो लोकल के लोग चाहते हैं कि नेता ये बोले। और रही बात प्रियंका जी के राष्ट्रीय नेता होने का, तो ये बात सनवर पटेल जी से मैं सहमत हूँ, क्योंकि चुनाव ही वो चीज़ होती है जो एक तय करती है कि आप राजनीतिक रूप से किस स्तर के नेता हैं। तो उत्तर प्रदेश जो कि नेहरू परिवार का एक जिसको कहते हैं कि होम टाउन एक तरह से, या होम ग्राउंड रहा है, तो वहाँ उनको सिर्फ 2 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में मिली, वही सब कुछ जहाँ और वहाँ भी राहुल जी जैसे हिमाचल नहीं गए थे, राहुल जी वैसे उत्तर प्रदेश भी उस तरह से नहीं गए थे। तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा है। अवनीश जी, मध्य प्रदेश में कितना असर उनका रहेगा? अवनीश जी जवाब, मध्य प्रदेश में कितना असर रहेगा? प्रवीण जी, एक देखिए, जो जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, और महिलाओं के सम्मान के लिए कांग्रेस ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन ये कहूंगा ये विडंबना है या दुर्भाग्य है देश का कि जिस हाथरस में जो गैंगरेप हुआ जिस बेटी के साथ, वो जिस बेटी की हत्या कर दी गई, उस बच्ची की जब मां चुनाव लड़ती है तो उसको सिर्फ 1600 वोट मिलते हैं। ये मैं मानता हूं लोकतंत्र के लिए सुखद वो नहीं है। अगर ब्रजभूषण सिंह खुले तौर पर एक पत्रकार के साथ मारपीट करता, महिला पत्रकार के साथ, उसका माइक गिर जाता है, हम सब ने देखा, और हट करके चला जाता है, और अगर अदालत उसको क्लीन चिट दे दी, तो क्या ये बात सही है कि ब्रजभूषण सिंह बेगुनाह है? प्रवीण जी, अगर सतीश एलिया जी बैठे अपने मन से पूछ के देखें कि जो बच्चियां, जो एथलीट जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, जिन्होंने ओलंपिक और कई सारे खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त किए, देश का गौरव बढ़ाया, अगर आज वो अपनी आबरू के लिए बैठी है, और आप एक सांसद को बचा सिर्फ इसलिए कि अयोध्या का सांसद है, 6 बार का सांसद है, तो भैया ऐसी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। ठीक है, हमारी 2 सीटें आई, कोई दिक्कत नहीं, हम अगली बार नहीं लड़ेंगे। इस तरह की निकृष्ट और निचले दर्जे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, सनवर जी को इन करते, सनवर जी, क्योंकि अगर आपको लगता है अगर मुद्दे विपक्ष न उठाए, तो फिर तो ब्रजभूषण सिंह आपके हर लोकसभा, हर विधानसभा पा जाएंगे कि जब बहु बेटियों को बैठना पड़ेगा। जो ठीक है, सनवर जी को इन कर, बहुत वक्त दिया आपको, बहुत वक्त दिया अवनीश जी। सनवर जी प्लीज, सनवर जी विषयांतर कैसे करना है
प्रवीण जी आपके सामने विषयांतर कैसे करना उनसे है? पूछा गया हैं? कि उत्तर प्रदेश लेकिन में अगर हमारे डूबे विधान जाओ। पत्रकार साथियों ने हैं? कहा, उनसे कहा कि आखिर उत्तर प्रदेश में आपकी हालत कैसे खराब हुई, तो लेकर गए पहलवानों पर, रेसलरों के साथ नाले जाए पूरा न्याय किया जाएगा। भाई बलात्कार नहीं हुआ, छेड़छाड़ नहीं हुई, आपके सांसद ने नहीं की छेड़छाड़, कहीं कैसी बात कर रहे हैं आप? अवनी जी बात पूरी कर लें दीजिए, बात पूरी कर लें दीजिए। आपकी बारी में फिर वो बोलेंगे तो शोर हो जाएगा। सनवर जी बात पूरी करिए। हाँ, देश में कानून का राज है और कानून अपना काम कर रहा है और मजबूती के साथ कर रहा है। जब आपके पास कुछ होता नहीं है तो आपका पेट दर्द करने लगता है। अरे विपक्ष में हो तो विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाइए। आपने अपनी सरकार चलाना आई नहीं, त्राहिमाम मचा दिया, आपने लोगों का अपमान किया। जब सरकार चली गई तो इस तरह से चिढ़कर बातें करते हैं। आपके पास कहने को कुछ नहीं है। जवाब देना चाहूंगा। आऊंगा साहब, आऊंगा। वो राजस्थान के अंदर 4 साल में 14 परीक्षाएं कैंसिल हुई, बड़ी परीक्षाएं कैंसिल हुई, एक पर उनका मुंह नहीं खुला। ठीक है, जिस प्रकार से 2003 अब सतीश जी को इन करके आता हूँ। अवनीश जाऊँ पहले सतीश जी को इन कर लेता हूँ। ठीक है सनवर जी, और आज मध्य प्रदेश शांति का टापू है। शांति का आप टापू मध्य बोलते हैं प्रदेश। कि किस प्रकार से डकैतों ठीक का है। राज था। ठीक है, सतीश जी को इन कर लेते हैं। मणिपुर का टापू है। सतीश जी को इन कर लेते हैं सर, सतीश जी को इन कर लेते हैं। वो ये पूरे देश भर की समस्याओं पर अगर डिस्कस करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आज के एजेंडे के इर्द गिर्द ही रहते हैं। आप कह रहे कानून का राज है, ठीक है, आप कह रहे सतीश जी, मेरा निवेदन है प्रवीण जी, प्रवीण जी, अविनाश जी, एक सप्लीमेंट्री बोलिए साहब, जल्दी बोलिए। हाँ, ये कह रहे हैं कानून का राज है और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है मणिपुर के मामले में। ये कहना पड़ता है कि आप एक्शन लीजिए, नहीं तो हमें एक्शन लेना पड़ता है। और 77 दिन बाद कर्नाटक का चुनाव प्रचार करने और मध्य प्रदेश बाकी अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करने सतीश जी को इन करते, भाई सतीश जी को देशव्यापी हमारी मुद्दे पर कहीं डिस्कस हो राजनीति जाएगा पर। तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सतीश जी को इन करते। सतीश जी, 2 चीजें उन्होंने कही, मतलब जिनमें सिंधिया समायत हम कर सकते हैं, सिंधिया पे ही फोकस करके, कि 2018 में इन्होंने हमारी सरकार गिराई, प्रचंड बदलाव की लहर है, ऐसी मजबूत सरकार बनाई है जो ना खरीदी जा सके ना गिराई जा सके। आपको उम्मीद है कि ये प्रचंड बदलाव की लहर जो वो देख गई वो है इस तरह की अभी कांग्रेस के लिए? देखिए, 2018 का जो नतीजा आया था वो भी प्रचंड बदलाव का नतीजा नहीं था। दोनों पार्टियों को, दोनों को ही बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, फिर उनको सीटें इकट्ठी करनी पड़ी और फिर एक सरकार बहुमत जिसको कहते हैं, एक सामान्य बहुमत उन्होंने हासिल किया था। तो पिछली बार भी स्पष्ट जनादेश तो कांग्रेस के पक्ष में नहीं था 2018 में ही, जिसके बाद सिंधिया जी समेत वो था। सिंधिया जी थे, दिग्विजय सिंह थे, कमलनाथ थे, और ज्यादा सीटें वहीं से आई 26। उस वक्त कमलनाथ का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित नहीं किया गया था। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि सिंधिया जी ने गद्दारी की थी? हो सकता है सिंधिया जी से ये कहा गया हो कि आप ही चेहरा होंगे, और हमको ये पता है कि सिंधिया जी का चेहरा बहुत आगे किया गया था। वो तो 15 महीने तक सरकार चली, उनके लोग जो मंत्री बने रहे, फिर वो एक अलग कहानी है कि वो पार्टी से बाहर हो गए और फिर उपचुनाव में उनके 1-2 लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग जीत भी गए। एक बात अवनीश जी ने मेरे से ये कहना चाहा था ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में। तो मेरा मानना बहुत साफ ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह हो या कोई भी हो, जिसके खिलाफ मामला है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज है, जिसका मामला अदालत में है और अदालत की निगरानी में कोई चीज चल रही है, तो मीडिया ट्रायल करके या पॉलिटिकल लोगों को तो ठीक है, मीडिया को या मुझे बतौर पत्रकार किसी को अपराधी घोषित करना या उसके खिलाफ बोलना या उसके समर्थन में बोलना मुझे ठीक नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें इंतजार करना चाहिए कि अदालत का निष्कर्ष, कोशिश ये करनी चाहिए सरकार को जल्दी संक्षेप करेंगे, कोई फिसल रहा वक्त हाथ से, बोलिए। मैं इतना कहना चाहूंगा सतीश एलिया जी से कि देश का संविधान ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगर कोई महिला, कोई लड़की ये भी कहती है कि सामने वाले ऑफिस में किसी कलीग ने मुझे घूर के देखा, तो वो भी अपराध है। जब वो बच्चियां कह रही हो, एटलीस्ट कह रही कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, हमारे साथ बलात्कार हुआ, हमारे साथ शोषण हुआ, तो मुझे बताएं फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को एक VIP ब्रजभूषण पे चल जाएगा सर। अदालत तो बात कर लीजिए, मामला अदालत में है और अदालत जो करेगी अदालत में। अच्छा, मेरा एक सवाल ले लीजिए भाई MP के संदर्भ में, अवनीश जी, फिर उनके सनवर जी के पास जाऊंगा। कितनी सीटें आपको लगता है दुरुस्त हो गई होंगी? आज मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, देश की नहीं। आज इस रैली के बाद कितनी सीटें आपको लगता होगा 34 में से कि बिल्कुल सॉलिड कर गई आज तो प्रियंका जी? आपसे पूछ रहा हूं, अवनीश जी सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, मुझे सर
मैं ये कह रहा हूं, देखिए भाजपा की छटपटाहट और भाजपा का डर बता रहा है कि प्रियंका गांधी जी की जो पहली जबलपुर की रैली हुई थी उसके बाद भी हमने देखा ताबड़तोड़ मोदी जी और अमित शाह जी हर हफ्ते आने लगे। तो आज भी आप देखें प्रियंका जी की रैली के बाद भाजपा में डर देख रहा हूँ, छटपटाहट देख रहा हूँ। तभी तो आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रवीण जी, नहीं तो चर्चा नहीं करते। और मैं आपको बताऊं जो 34 हम तो बिना डर छटपटाहट के भी करते हैं चर्चा। सर मैं निवेदन, मैं आपकी नहीं, मैं भाजपा की छटपटाहट कर रहा हूं सर, मैं आपसे कहने का हकदार नहीं हूँ, ठीक है। आप तो मीडिया का एक बहुत अच्छा, कम से कम आपने संविधान को जिंदा रखा, 14 स्तंभ आप सम्मानित हैं। तो मैं प्रवीण जी वही कह रहा था, मैं प्रवीण जी वही कह रहा था कि 34 सीटों में मैं कहता हूँ भाजपा अगर अपना खाता खोल ले तो बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से महापौर के 2 बड़े हमने चुनाव जीते वहां सनवर जी आपके अंदर आप आपकी पूरी बात कर ली अवनी जी प्लीज। जब वो मैं अनुरोध करूंगा जब वो बोले तो आपको मौन होकर सुनना पड़ेगा। सनवर जी बहुत डर और छटपटाहट है आप लोगों के अंदर, कांग्रेस के मुताबिक डर गए हो आप लोग। परवीन जी, कहाँ कांग्रेस और कहाँ भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता हो या बूथ स्तर का कार्यकर्ता, सबसे पहले कार्यकर्ता है। उसी कड़ी में आज हमारा शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ता बनके, कार्यकर्ता के भाव से मध्य प्रदेश में आता है। और रही बात उनकी सीटों की, तो मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं है 2003 के पहले के मध्य प्रदेश को। न सड़क थी, न बिजली था, न पानी था। और 15 माह के बीच में जो सरकार आई उसमें जिस प्रकार से जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया गया, जिस प्रकार से मतलब डरे नहीं हो आप लोग। बहुत छोटा रिमार्क, मैं बिल्कुल क्लोजिंग के लिए जाऊंगा। पूर्ण बहुमत और पूर्ण बहुमत डरे नहीं, पूर्ण बहुमत। क्लोजिंग रिमार्क ले सतीश जी के पास जाऊंगा आपकी जी, बिल्कुल वक्त फिसल गया से। सतीश जी कितनी सीटें आपको लगता है एड्रेस हो गई आज? देखिए अभी 2003 के पहले की भी बात सामने आ गई। मेरा कहना यह है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने 175 सीटें जीती थी और 2008 में कहाँ पहुंचे, 104 105 के आसपास कुछ सीट संख्या उनकी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार कम हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की भी सीटें ऐसी नहीं हुई कि वो बीजेपी की तरह 175 पे पहुंच गई हूं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के 10 साल के बाद बीजेपी ने 175 सीटें जीती और बीजेपी के डेढ़ साल का कमल मतलब जो छोड़ दें 2018 के चुनाव तक तो बीजेपी कंटिन्यू थी। तो कांग्रेस को क्या 150 सीटें मिल गई थी? नहीं मिली थी ना, लगभग बराबर की स्थिति में थी। तो एज तो बीजेपी के पास लगातार की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी करीब करीब। ठीक है, माफ कीजिए, बस मुझे रोकना पड़ेगा सतीश जी को, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये जैसे मैंने कहा भी था कि प्रियंका गांधी की ये सभा वोट में कितना तब्दील होगी ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल जिससे मैंने शुरू किया था उसी से खत्म करूंगा कि क्या सारे एमपी के मसलों को एड्रेस कर गई प्रियंका गांधी? आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।